बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का आज सेकेंड लेक्चर ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। यानी ज़्यादातर इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे और कुछ एक टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें भी पूछे जाए एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। सो ओस्मो रेगुलेशन अगर आप देखें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्चुअल में होमोस्टेसिस के अंदर ये प्रोसेस है जो ओस्मो रेगुलेशन है। यानी होमोस्टेसिस के लिए ऑर्गेनिज्म ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करवाएगा। और मैंने बताया था कि होमोस्टेसिस डज नॉट मीन अ लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन, बल्कि ये सारे लेवल पे हो सकता है। सेल से स्टार्ट होकर आप एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं होमोस्टेसिस को। ठीक है, सो लेट डिस्कस अबाउट ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। ओस्मो रेगुलेशन एक्चुअल में जो एनिमल सेल होता है कंपैरेटिवली टू प्लांट, इसको ज़्यादा ओस्मो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है, इसमें वाटर का एंटर होना या वाटर का लॉस होना ये बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल ज़्यादा होती है कि ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करे, या आप कह लें कि होमोस्टेसिस को ये परफॉर्म करे। सो लेट डिस्कस इन एनिमल। एनिमल में अगर आप देखें तो ओस्मो रेगुलेशन के अतबार से हम एनिमल को टू मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर, दूसरे आपके पास इनकी टाइप होती है ओस्मो कन्फर्मर। ठीक है, एक ओस्मो रेगुलेटर है, दूसरे ओस्मो कन्फर्मर है। जैसे कि इनसे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओस्मो रेगुलेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है, एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। कि इनके अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना पड़ता है, एक्टिवली मेंटेन करना पड़ता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन अगर आप देखें ओस्मो कन्फर्मर, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवली एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। रिक्वायर एक्टिवली adjustment of their internal environment। सो कि बेटा हम इनकी बात कर रहे थे ओस्मो रेगुलेटर एंड ओस्मो कन्फर्मर। ओस्मो रेगुलेटर जो होते हैं इनको एक्टिवली रिक्वायरमेंट होती है कि ये अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करें किसी भी प्रोसेस से, जबकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओस्मो रेगुलेटर इनका जैसे इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वैसे ही इनका इंटरनल इन्वायरमेंट हो जाता है, तो इनको ज़रूरत ही नहीं होती कि ये कुछ एक्टिवली जो है वो करें। लेकिन ओस्मो रेगुलेटर को ज़रूरत होती है कि वो एक्टिवली अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करें। यानी बाहर से ये टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा और इनका जो इन्वायरमेंट है वो जैसा बाहर वाला वैसे इनका अपना है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट अगर आप देखिए तो हम इनको दो में क्लासीफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आप देखिएगा एक्वाटिक इन्वायरमेंट। एक्वाटिक इन्वायरमेंट, एक्वाटिक इन्वायरमेंट को भी अगर आप देखिए तो हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं मैरीन वाटर, और इसके साथ साथ आप क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। दो तरह के इन्वायरमेंट होता है। अब इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर कदरे डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको दोनों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैरीन वाटर क्या होता है? मैरीन वाटर एक्चुअल में ऐसा होता है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साल्ट कंसंट्रेशन ये ज़्यादा होगी। फ्रेश वाटर जो है उसमें क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अगर आप इसकी जगह सॉल्यूट्स भी लिखेंगे तो भी बेहतर है।
अब साल्ट कंसंट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी बाकी मतलब केमिकल कंपोनेंट है वो सारे के सारे डिफरेंट है। अब यहाँ पे अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी और यहाँ पे एक अपनी अलग कैटेगरी की लाइफ जब एग्जिस्ट करेगी। इनका एनवायरनमेंट आप अमूमन अगर आप कहते हैं तो हम इसे सोचते हैं हाइपरटोनिक, और इसको अमूमन अगर आप सोचें तो हम इस एनवायरनमेंट को कहते हैं हाइपोटोनिक। यानी यहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या आप कह लें सल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रॉब्लम है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, या कह लें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करना होता है। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब मैरीन में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप बात करते हैं मैरीन लाइफ के अंदर इनवर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट अमूमन ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ओस्मो कन्फर्मर होते हैं, ठीक है। दे आर ओस्मो कन्फर्मर, दैट मीन कि जिस तरह का इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसी तरह का ये अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। इनको ज़रूरत नहीं होती उसके बाद कि ये ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करे। इसके अलावा अगर आप वर्टिब्रेट्स में देखें, वर्टिब्रेट में मैक्सिमम जो लाइफ पाई जाती है मैरीन के अंदर वो फिशेस होते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो फिशेस में अगर आप बात करें तो इसमें हैग फिश ये ओस्मो कन्फर्मर होती है। ओस्मो कन्फर्मर यानी कि इनके अंदर भी जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो इसलिए इनको ज़रूरत नहीं होती कि ये एक्टिवली परफॉर्म करें अपना ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिशेस जो होती हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ सल्यूट और साल्ट रिटेन कर लेती हैं, साल्ट रिटेनिंग फिशेस। अभी कौन सी होती हैं? ये ऐसे फिशेस होती हैं जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट एज इट हाइपरटोनिक कर लेती हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कर लेगी, यानी कि जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसी तरह इंटरनल इन्वायरमेंट ही अपना हाइपरटोनिक कर लेंगे। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कैसे करती हैं? इनके पास मेटाबॉलिकली साल्ट प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट साल्ट होते हैं। अमूमन आप कह लें कि यूरिया साल्ट प्रोड्यूस होता है। कुछ फिशेस यूरिया रिटेन करती है, मेटाबॉलिक उसमें यूरिया प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म होगा और उसके रिजल्ट में यूरिया फॉर्मेशन होगी। अब ये यूरिया फिशेस क्या करती हैं? ये बॉडी के अंदर रिटेन कर लेंगी। अब इसके रिटेन होने से बॉडी का यानी सेल जो है उसका जो सल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि मैरीन इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपरटोनिक। अब ये भी हाइपरटोनिक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और फिश के अंदर जो सेल है, सेल का जो इन्वायरमेंट है वो भी हाइपरटोनिक हो गया। अब ये सेम टू सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वाटर का लॉस को जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इस यूरिया का एक साइड इफेक्ट है, ये यूरिया जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के लिए उसने रिटेन किया है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये मसल्स प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, या सिंपली कह लें कि मसल प्रोटीन को ये डैमेज करता है अगर ये रखा जाता है। तो इसके इफेक्ट के बचने के लिए ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड TMO, ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड ये रखा जाता है बॉडी के अंदर। ये यूरिया के इस इफेक्ट को क्या करेगा?
कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करता है? एक्चुअल में ये उन साइट्स को जाके ब्लॉक करेगा जहां पे यूरिया अटैक करता है, यानी प्रोटीन्स के ऊपर जिस पॉइंट पे वो अटैक कर रहा है, ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड जो कि एक साल्ट है, ये वहाँ पे जाके साइट को ब्लॉक कर देगा और उसके रिजल्ट में ये होगा कि यूरिया कभी भी फिश के टिश्यू को डैमेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है कि ऐसी फिशेस जो अपनी बॉडी के सोल्यूशन हाइपरटोनिक बना लेती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो साल्ट्स रिमूव करती हैं। अब इनके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन में इनका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी ऐसा यूरिन होगा जिसमें मोर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इनके पास रेक्टल ग्लैंड, ये स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम ही ये होता है कि बॉडी फ्लूइड से मैक्सिमम साल्ट को कलेक्ट करना और फिर उसे रिमूव करवा देना। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर किडनी, यानी इसके साथ अगर आप देखें ना स्ट्रक्चर, तो इन फिशेस के पास किडनी जो है वो भी मैक्सिमम साल्ट को कलेक्ट करती है और यूरेनरी सिस्टम के जरिए उसे बॉडी से रिमूव करवा देगी। सम टाइम क्या होता है कि इनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या करेंगी, बॉडी से साल्ट को जो है वो मैक्सिमम रिमूव करवा देंगी। ठीक है, और इन फिशेस में ये भी होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना वो पीती रहती है। ठीक है, अगर आप इन फिशेस को देखें ना बेटा, लेट्स सी यहाँ पे ये इनके गिल्स हैं, मैरीन फिशेस अगर आप ये कंसीडर करें तो एक तो ये है कि ये कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक करती रहती हैं। दूसरा, इनकी बॉडी से साल्ट को मैक्सिमम एक्सट्रीट किया जाएगा। अब एक यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, ये अपने गिल्स के ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी साल्ट को निकाल देते हैं, यानी एक्टिवली इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर इनकी बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, रेक्टल ग्लैंड्स, तो ये मैक्सिमम साल्ट को क्या करेंगी, रेक्टल ग्लैंड के जरिए कलेक्ट करेंगे और इसी यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीशन प्रोसेस के जरिए ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, साल्ट को बॉडी से रिमूव करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट कैटेगरी फिशेस की, वो है बॉनी फिशेस। बॉनी फिशेस का भी यही कंसेप्ट है। एक्चुअल में बॉनी फिशेस को सोचा जाता है दीज आर एंसेस्टर ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस, तो इनका भी यही प्रोसेस है कि डाइल्यूट कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और हमेशा ये पानी जो है वो पीती रहेंगी, यानी लार्ज क्वांटिटी में ये वाटर ड्रिंक करती रहती हैं और जब यूरिन प्रोड्यूस करती हैं तो वो कंसनट्रेटेड होता है, मतलब वाटर को मैक्सिमम बॉडी टिश्यू के अंदर रिटेन कर लेती हैं और साल्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ये मैक्सिमम सिक्रीट कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा फ्रेश वाटर, ये सब मैरीन वाटर के बारे में था। फ्रेश वाटर में अगर आप देखें
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका एनवायरनमेंट होता है हाइपोटोनिक, यानी लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी ऑर्गेनिज्म, खास तौर पर फिशेस, तो उनके अंदर ऐसा होगा कि आप यूँ समझ लें कि पानी के वहाँ पे फ्लड ही आते रहेंगे उनके इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंटर जब बॉडी में होता रहता है। लेट्स सी, अगर आप फ्रेश वाटर फिश बनाएं, सो ये फ्रेश वाटर फिश है। अब इसको प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर बहुत ज़्यादा इनमें होता है, इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो इनको एक तो ये खतरा होता है कि इनकी बॉडी से लॉस ऑफ साल्ट हो सकता है, यानी मैक्सिमम साल्ट बॉडी से रिमूव किया जाएगा और वाटर इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो रहा है। इवन कि आप देखें बॉडी टिश्यू से पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वाटर एंटर हो रहा होता है, ठीक है। और गिल्स से भी आप कह लें कि वाटर जो है वो एंटर हो सकता है, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो उसके लिए ये क्या करेंगी? नंबर 1, दे विल नेवर ड्रिंक वाटर। ये कभी भी पानी नहीं पीती। नंबर 2, अगर आप देखें तो इनका जो यूरिन है वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा, यानी इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, मतलब लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसके अंदर होगी और ये पानी पीती भी नहीं है। अब यानी एक्सेस वाटर को तो रिमूव कर दिया। अब खतरा क्या होता है? खतरा साथ में ये होता है कि इनकी बॉडी के साथ साथ जैसे वाटर मूव कर रहा है ना, साल्ट भी मूव कर जाएंगे। तो इन्होंने फिर क्या करना होगा कि बॉडी के अंदर साल्ट को मेंटेन करना होगा, ठीक है। यानी साल्ट को ये रिटेन करते हैं और सम टाइम क्या होगा, अगर बाहर साल्ट है तो एक्टिवली साल्ट को अंदर लेके जाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो फूड होती है, तो मोस्टली ये ऐसी फूड लेते हैं जिनके अंदर काफ़ी मिकदार में साल्ट प्रोड्यूस हो या साल्ट मौजूद हो, जैसे कि बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर ये फीड करेगी और उनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। तो साल्टी फूड लेते हुए ये अपनी बॉडी के अंदर यहाँ से जो साल्ट लॉस हो रहा है उसको ये प्रिवेंट कर रही होती है। ओके, फिशेस के बाद अगर आप देखिए फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, तो स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो पैरामीशियम, इसके साथ अदर प्रोटोजोन लाइक अमीबा। अब इनमें ऐसा होता है कि इनके पास जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है और बाज़ दफ़ा उसके थ्रू बॉडी से एक्सट्रीट भी किया जा सकता है। सो दे विल यूज़ अ वैक्यूल। तो ऐसे वैक्यूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरह ये अपना एक्सेस वाटर बॉडी से या सेल से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये सारी डिस्कशन आपके पास एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंड या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट या हैबिटेट आप कह सकते हैं। सो अगर आप इसकी बात करें, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अबाउट दिस एनवायरनमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखें ड्राई एरिया है, लैंड हम किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द वाटर विल बी कंसिडर एज ए लैंड। तो यहाँ लैंड पर आने के लिए जो सबसे पहला था कंट्रोल करना, वो कंट्रोल यही था कि आपने जो है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना होगा, यानी पानी का जो लॉस हो रहा है उसको आप रोकेंगे। कहाँ से होती है? इवेपोरेशन या आप कह लें ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर बॉडी सरफेस से हो रहा है, ठीक है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशन है। अगर आप देखें इनवर्टिब्रेट में अमूमन एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इससे कभी भी वाटर लॉस नहीं होता। बाज ऐसे होते हैं कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। ये से प्रिवेंट कर रही थी। इस तरह बाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वैक्सी लेयर होती है। अब ये वैक्सी लेयर है तो आपको पता है वैक्स लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? एडेप्टेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो लॉस ऑफ वाटर से अपने आप को बचा लेते हैं। अगर आप वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें स्किन, और स्किन में फिर स्पेशल स्ट्रक्चर एपिडर्मस। अब एपिडर्मस में क्या होता है? कैराटिनाइज्ड सेल होते हैं। ये प्रोटीन्स लेयर होती है, आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन लेयर्स होती है, डेड एपिडर्मस सेल्स होते हैं। अब वो सेल जो डेड है और थिक लेयर रख रहे हैं वो कभी भी लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ में देखें तो किसी रेप्टाइल को देखिएगा उसकी एक्सटर्नल स्किन थिक होती है और बहुत ड्राई होती है। तो रीज़न क्या होती है? यही रीज़न होती है कि लॉस ऑफ वाटर उसको प्रिवेंट करना होता है। हमारी बॉडी के ऊपर भी एपिडर्मस की लेयर है। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे सेल उतरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं जिसे आप कहते हैं। तो वो जो ऊपर लेयर ऑफ सेल्स है एक्चुअल में वो डेड सेल्स होती है और उनका एक मेन मकसद होता है लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करवाना। तो ये स्ट्रक्चर है, अडेप्टेशन है बहुत से ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो किस तरह से लॉस ऑफ वाटर से बच जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे ना डेजर्ट इन्वायरमेंट, वहाँ पे बहुत से ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट में स्किन बड़ी हार्ड होती है, डेड होती है, और इनवर्टिब्रेट के ऊपर एक्सोस्केलेटन बड़ा मजबूत होता है और हाइड्रोफोबिक एक्सोस्केलेटन होता है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो अपने आप को बॉडी सरफेस से जो लॉस ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडेप्टेशन देखें इनके अंदर या इनमें स्ट्रक्चर देखें तो यूरिनरी सिस्टम, अब लैंड पर रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म का यूरिनरी सिस्टम एफिशिएंट होता है। वो मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उस प्रिजर्वेशन और कंट्रोल के लिए क्या चीज़ है यूरिनरी सिस्टम के अंदर? वो है किडनी। अगर आप इन तमाम ऑर्गेनिज्म को देखें, किडनी के बारे में अगर आप देखें लाइक एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, फिर अगर आप देखें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, तो उनमें किडनी जो है वो इवॉल्व हुई है। फिशेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत शॉर्ट सी किडनी है, छोटी सी है। ठीक है, और उसमें इस तरह के नेफ्रॉन है कि जो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, ख़ास तौर पर फ्रेश वाटर फिशेस। अगर आप एम्फीबियंस में आएंगे तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गया है, इस तरह के नेफ्रॉन आ गए हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की अगर आप बात करेंगे तो उनके पास मेटानेफ्रेटिक किडनी होती है जो कि इस तरह के नेफ्रॉन रखती है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकते हैं। सो किडनी जो है यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक मेजर ऑर्गन है जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदारों के पास ऐसा है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ये इनके पास एक अडेप्टेशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनमें कुछ जानदारों में ऐसी भी अडेप्टेशन है कि जो थोड़ी बहुत आप कह लें कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।
ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हें हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। लाइक कैंगरू रैट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिहाइड्रेशन के भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा। इसकी जो फूड होती है वो इस तरह की होती है कि मेटाबॉलिकली वाटर प्रोड्यूस करती रहती है, तो ज़्यादा पानी इसको नहीं भी अगर मिलता तो ये सर्वाइव कर सकता है। मतलब कि इसकी फूड जो है वो किस टाइप की होगी, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो कि मैक्सिमम वाटर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, मेटाबॉलिकली जब उसका मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किया जा रहा होगा। ठीक है बेटा, सो ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की अडेप्टेशन है कि किस तरह से वो अपना ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह उसे मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों इन्वायरमेंट में देखा एक्वाटिक और प्रीलैंड किस में क्या प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उनके पास कौन कौन सी अडेप्टेशन थी। होपफुली क्या आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में जाएं, वहाँ पे आप कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।